अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन कोरोना वायरस के हवाले से मैं आपके साथ आसमा इकबाल और आज मेरे साथ इमरान हसन हैं। इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ होंगे और बहुत सारे मेहमान भी आते रहेंगे, उनसे हम गुफ्तगू करते रहेंगे और आपकी आगाही के लिए, आपकी मालूमात के लिए बहुत सारे सवाल भी उनसे करेंगे। अच्छा जी, पहले मैं चाहूँगी इमरान आपकी इजाज़त से हमेशा की तरह मैं बता दूँ कि पाकिस्तान में और फिर दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कितनी हलाकतें हुई हैं, क्या खबरें आ रही हैं, कितने लोग कहाँ पर मुतासिर हुए हैं। दुनिया भर की अगर हम बात करें नाज़रीन, तो बताया ये जा रहा है कि अब जो टोटल तादाद आई है सामने कोरोना वायरस से मुतासिर लोगों की, वो 47,45,000 से तजावुज़ कर गई है। 3,14,000 अमवात हो चुकी हैं पूरी दुनिया में इस वक्त इस मौजी मरज़ की वजह से। और वही बात कि अमेरिका जो है इस वक्त हलाकतों की वजह से सबसे ज़्यादा आगे है। यहाँ पर जो हलाकतें हैं वो 90,000 से तजावुज़ कर गई हैं। अच्छा, आपको पाकिस्तान की सूरत हाल भी बता देते हैं। पाकिस्तान में हो ये रहा है कि कोरोना केसेस की तादाद आज जो रिपोर्ट हुई है वो 40,151 हो गई है और गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान जो टेस्ट हुए थे उनमें से 1352 जो पॉजिटिव आए हैं और अमवात जो हुई हैं वो 873 हो चुकी हैं। यानी हम ये कह रहे थे कि नहीं अब काफ़ी कमी आ रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि 100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो रोज़ाना जान की बाजी हार रहे हैं कोरोना की वजह से। टेस्टिंग कैपेसिटी को भी देखा अगर जाए तो बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो कि मुतासर हो रही है और जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया के जरिए या मीडिया के जरिए हम तक खबरें आ रही हैं उसमें अभी तक भी सीरियसनेस की इंतहाई कमी, उस कमी का रुझान मुसलसल मौजूद है। पीपल आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली। अगर आप बाजार जा भी रहे हैं, हमने पहले भी कहा है कि बाजार आपके लिए खोले गए हैं, आप बाजार जरूर जाइए, मार्केट जरूर जाइए, लेकिन कम से कम एहतियाती तदाबीर जरूर इस्तेमाल कीजिए। इतनी डिफिकल्ट तो नहीं है, इतनी कोई मुश्किल नहीं है। आपको अपने बच्चों को घर पे छोड़ के जाना है, अपने बुजुर्गों को नहीं ले जाना है, आपको खुद जाना है और फासला रखना, बाहर निकलना है, दुकानों पे भी फासला रखना है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। बहुत सारी जगहों पर, इस्लामाबाद में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर ये सारी हो रही हैं चीजें। लेकिन अगर हम दूसरे शहरों की बात करते हैं, जैसे अगर हमारे करीब तो शहर रावलपिंडी है, वहां पर हम देख रहे हैं कि SOPs की बिल्कुल किसी तौर पासदारी नहीं की जा रही। इमरान आगा शाह साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप सदर हैं कराची चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। उनसे हम जरा कुछ बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से बात करते हैं। आगा साहब, आपको वेलकम भी करेंगे और उसके साथ साथ कुछ अपने नाजरीन को भी बताएंगे कि इस वक्त गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया है उसमें सिंध और विफाक की अपनी अपनी पॉलिसी है, लेकिन अल्टीमेटली अब गवर्नमेंट से जानिब जा रही है। लेकिन आज जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई है वो कराची ताजिर इत्तेहाद की तरफ से हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें इफ्तारी के बाद भी दुकानें खोलने की इजाजत दी जाए, अगर नहीं दी जाती तो हम SOPs के तहत खुद खोलेंगे। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स को जो SOPs दिए गए थे उस पर कुछ प्राइवेट मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना है कि अगर किराए भी आप कम कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कर रहे हैं, तो हम 70% खसारे के साथ ट्रांसपोर्ट्स नहीं चला सकते हैं। इस पर भी हम बात करेंगे आगे चल के। 2 घंटे की हमारी ट्रांसमिशन इंशाल्लाह इस पर बात होगी। आगा साहब वेलकम, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी आप क्या हो? थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। आगा साहब ठीक है, आप खैरियत से? जी अच्छा, सबसे पहले तो ओवरऑल हमें बिजनेसेस के हवाले से बताइए। कल हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था, लेकिन ऑब्वियसली चूंकि टॉपिक सेम है, कोरोना की जो सिचुएशन चल रही है, हम एक्सपोर्ट्स के अंदर एक बहुत बड़ा हमने देखा है कि बड़ा डिक्लाइन आया है और मोर देन 50%, 54% तक हमने देखा है कि कभी हुई है हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर। कराची हमारा फाइनेंशियल हब है, सबसे बड़ी बिजनेस एक्टिविटी वहां पे होती है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा रेवेन्यू वहां से आता है। तो इस वक्त आपकी जो कम्युनिटी है, जो आपकी कोलीग्स हैं, वो कैसे ले रहे हैं इस सिचुएशन को जिसमें एक्सपोर्ट्स कम हो गई हैं, ऑब्वियसली बायर्स कम है, मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है, एक चैलेंजिंग सूरत हाल है। इससे निपटने के लिए क्या लाया अमल है आपके पास? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है कोरोना की वजह से, तो खैर दुनिया में, और हम ये देख रहे हैं कि हर तरफ एक यही मौजूद है कि कोरोना और फिर तिजारत और फिर SOPs और फिर कोरोना के बाद की दुनिया। तो अगर हम तिजारत की इस वक्त बात करें, कोरोना तो है, एक है रियलिटी, वो अब हमें यूं समझ लेना चाहिए कि इसके साथ हमें अब रहना है और इसको अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाना है, क्योंकि हर ये एक्चुअली हेल्थ क्राइसिस है जो जन्म दे रहा है इकोनॉमिक क्राइसिस को, पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। कोई मुल्क इससे बचा हुआ नहीं है। अब आ जाइए आप तिजारत के ऊपर, आप एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो देखिए दुनिया में क्योंकि इस वक्त लॉकडाउन वाली पोजीशन है, हर मुल्क जो है उसको पहले अपने मुल्क को सही करना है, अपनी आवाम को देखना है, फिर जब मार्केट खुलेगी तो वो चीजें इंपोर्ट करेगा। तो एक्सपोर्ट तो डाउन होनी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसका एक रीजन ये भी है कि हमारी एक तो वैसी कोविड-19 से पहले, दिसंबर 19 से पहले भी मईशत सुस्त रवि का शिकार थी ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक रिसेशन के ऊपर दुनिया चल रही थी। हमारी एक्सपोर्ट क्या उस वक्त बहुत ऊपर चली गई थी? नहीं, ऐसा नहीं था। उस वक्त भी हमारी एक ग्रोथ जो है वो
इतनी ज्यादा खराब नहीं थी, लेकिन अफेक्ट कर रही थी। अभी क्या लाया मलयालम और इस वक्त देखिए, इस वक्त तो पोजीशन ये है कि जब मार्केट ही नहीं खुलेंगी तो एक्सपोर्ट क्या होगी। हमारी वैसी एक तो कॉस्ट बढ़ी हुई थी, हम वैसी एक प्रॉब्लम में चल रहे थे। और हमारी मार्केट से तो नहीं है सर, मैन्युफैक्चरिंग से जरूर है, प्रोडक्शन से जरूर है। नहीं, एक्सपोर्ट जो है, अगर मार्केटें ही बंद होंगी दुनिया की तो वो क्या ये चीजें जानी है। ठीक, जहां से उन्होंने इंपोर्ट करना है वो मार्केट ही ऑफ है, उनके पास कंज्यूमर नहीं है। देखिए, किसी भी चीज में दुनिया में मार्केट क्या है, अल्टीमेट आप हैं और मैं हूं, कंज्यूमर। यानी मैन्युफैक्चरिंग से होके एंड यूजर कौन होता है, कंज्यूमर होता है। जब वही मार्केट में नहीं जा पा रहा है, उसको जरूरत नहीं है, वो अपनी इस वक्त सोच रहा है कि मैं अपनी जान बचाऊं, और वो मार्केट बंद है तो वो क्या चीज खरीदेगा। तो हमें उस सिनेरियो में देखना है कि अगर मईशत की अगर हम बात करते हैं तो यकीनन कोरोना की वजह से हर मुल्क को संगीन बहरान का खतरा है, इसी तरीके से पाकिस्तान को भी है। और इसने तिजारत और सनत के ऊपर इसके निहायत नेगेटिव असरात जो है वो मुरतब हुए। अब हमारी जो इकोनॉमी है ना, वो इस वक्त डिप्रेशन का शिकार है, और हुकूमत ने एक बेल आउट किया था, वो एक अच्छी बात थी। और उन्होंने जो इकदाम किए और लोगों को जो है के लिए वगैरह किए, उसमें थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन ये कि वो इस हद तक नहीं। इसमें एक जो सवाल बनता है ना, देखिए ये जो प्राइमरी डिस्कशन है काफी दिन से हम भी कर रहे हैं, चल रही है। अब विद द टाइम सिचुएशन डेवलप हो रही है, हमें पता लग रहा है कि यार इसका डैमेज कितना हो रहा है, हमने इसको कंट्रोल कैसे करना है। अब बात हमने करनी है हिकमत अमली की। हुकूमत की तरफ से जो हिकमत अमली है टुवर्ड्स योर कम्युनिटी, वो ऑब्वियसली हुकूमत का दर्द सर भी है, आप भी इनपुट देते हैं। मैं आपका इनपुट जानना चाह रहा हूं, आपकी कम्युनिटी, आपकी जानिब से मुल्क को चैलेंज है ना, आपके बिजनेसेस को भी है, मुल्क को भी है, आप लोगों ने खड़े होना है हुकूमत के साथ, तभी चलेगा ये। आपके पास क्या स्ट्रेटजी है इसके लिए? देखिए, ये जो हुकूमत कर रही है टेम्पररी सोल्यूशन है, ठीक है। हमें लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के ऊपर जाना है। अब हमें अपनी प्रायोरिटीज, देखिए प्रायोरिटीज जो है ना वो सेट करनी होगी। प्रायोरिटीज के जरिए सेट करनी होगी कि गोल और ऑब्जेक्टिव्स तो चेंज हो सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी जो है यानी मईशत का दुरुस्त सिमत के ऊपर जाना, ठीक है, उसको जो है ना हमने चेंज नहीं करना है। और अपनी जो अपनी हमारी जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो कोरोना के उस रेफरेंस में देखते हुए उसको हमने अडॉप्ट करना होगा। इसी तरीके से जो हमारी इंडस्ट्रीज है, जो हमारी मैं जो प्रायोरिटी की बात कर रहा हूँ, हमें देखना होगा कि हमारी एग्रीकल्चर जो है, हमारी जो इंडस्ट्री है, इसको हमने किस तरीके से आगे लेके चलना है। एग्रीकल्चर में देखिए, हमें नए बीज के ऊपर काम करना होगा, हमें न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना होगा। हमारी प्रायोरिटीज जो मैं बात कर रहा हूँ, हमारी जो लेबर प्रोडक्टिविटी है उसको चेंज करके रिसोर्स प्रोडक्टिविटी के ऊपर जाना होगा। हमारी जो कंपैरेटिव एडवांटेज है दुनिया में, उसको हमें छोड़ के हमें नेचुरल एडवांटेज के ऊपर जाना होगा। ये दुनिया बदल चुकी है टोटल, ये टोटल चेंज है दुनिया। इसमें हमें अब डिजिटल पाकिस्तान के ऊपर जाना होगा, हमें डिजिटल लिटरेसी के ऊपर बात करनी होगी, हमें इंडस्ट्री को उसके पैरों के ऊपर खड़ा करना पड़ेगा चेंज लाते हुए। तो देखिए, एक तरफ तो ठीक है, हमें क्या इकदाम करने चाहिए, जो तजावीज़ आपके पास हैं वो तो आप शेयर कर ही रहे हैं, लेकिन अभी जो सिचुएशन है, थोड़ा सा आगा साहब मैं चाहूँगी आप उस पर भी बात करें। आप क्या समझ रहे हैं? हमें क्लैश दिखाई देता है, तजाद दिखाई देता है वफाक की जानिब से जो फैसले किए जा रहे हैं, और फिर जो सिंध गवर्नमेंट कर रही है। आपका ताल्लुक चूंकि कराची से है, वहाँ बैठे हुए जो हमारी सनतकार हैं, जो यहाँ जो हमारी ताजिर बरादरी है, वो क्या सोच रही है? किसके फैसले जो हैं वो ज़्यादा बेहतरी में हैं, सनतकारों के, हमारी मईशत के, वफाक के जो फैसले हैं वो, या आप समझते हैं कि नहीं सिंध गवर्नमेंट जो कर रही है वो सही कर रही है? नहीं, देखिए इसमें अप्रोचेस की बात है। देखिए, वफाक भी पाकिस्तान का हिस्सा है, सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है। देखिए, जिस तरीके से कोरोना को डिफरेंट ममालिक डिफरेंट अंदाज से ले रहे हैं, इसी तरीके से यहाँ पर भी अप्रोच है। यानी कि वफाक ये सोचता है कि हम इसको लॉकडाउन, इसको हम जो है हर्ड इम्यूनिटी के ऊपर लेके जाए, यानी कि सबको ओपन कर दिया जाए। और वबाएं तो दुनिया में इससे पहले नहीं आई है क्या? उनकी वैक्सीन आज तक चल रही है, पोलियो की वैक्सीन क्यों चल रही है हमारे पास? हमारे पास मुख्तलिफ बीमारियां दुनिया में आती रही है, पाकिस्तान में भी आती रही है। तो कोरोना ने भी अपना एक किरदार अदा करना है और उसके बाद चले जाना है, हमेशा के लिए नहीं रहना है। अब बात आ जाती है कि विभाग क्या कर रहा है और फिर हुकूमत क्या कर रही है। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि इस पर जो आखिरी टाइम चल रहा है, 2 महीने से तो लॉकडाउन वाली पोजीशन थी कराची में, बिजनेसेस सफर हुए थे, ताजरों के लिए प्रॉब्लम थी, लेकिन 2 महीने बर्दाश्त कर लिए। अब एक साल का आखिरी होता है सीजन ईद का। ईद जो एक फेस्टिवल है, ये खुशियों का दिन होता है और तमाम साल ताजिर जो होते हैं, अब ताजिर से मुराद देखिए दुकानदार भी है, ताजिर से मुराद एक गारमेंट स्टोर वाला भी है, ताजिर से मुराद एक शॉपकीपर जिसकी जूतों की दुकान है वो भी।
अच्छा होता ये है कि यही साल का आखिरी दिन होते हैं रमजान की ईद के, उसमें खरीदारियां होती हैं। तो ये अब ये चाह रहे हैं कि 24 आवर्स अगर हम खोल दें, 6 दिन के लिए, ईद तक के लिए, चांद रात तक हम बाजार सारे खोल दें, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि ये बड़े बेसिक इश्यूज हैं, ये बड़े बेसिक इश्यूज हैं आगा साहब, जिसके ऊपर आप बात करें। ऑब्वियसली इस पे गवर्नमेंट भी सोच रही है। मेरे पहले सवाल का जवाब मुझे मिला नहीं है, मैं रिफ्रेश करने की कोशिश करता हूं। मैंने आपसे पूछा बिजनेस कम्युनिटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने कहा जी आपने तरजीहात को भी तब्दील करना है, आपने डिजिटल पाकिस्तान की भी बात की है। क्या इंडिविजुअली हमारे जो बिजनेस इंडिविजुअल्स हैं, जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो बड़े बिजनेसेस हैं, जो मार्केट लीडर्स हैं हमारे, क्या उन्होंने अपने तौर पे कोई इनिशिएटिव लिया है? क्या आप लोगों ने भी ये किया है कि आप डिजिटल पाकिस्तान के अंदर जाएं, कम से कम अपने बिजनेसेस को डिजिटलाइज करें, कम से कम फौरन जब जल्जला आता है, टेम्परेचर बढ़ता है या फिर कोरोना जैसी वबा आती है, आप लोग फौरन गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं, गवर्नमेंट फौरन कुछ करने की कोशिश करती है, गवर्नमेंट अपनी गुर्बत की वजह से कुछ नहीं कर पाती, सफर कौन करता है जी? आपका एम्प्लॉय, आपका जो मैनेजर होता है, आपका जो सुपरवाइजर होता है, उसको निकाल दिया जाता है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आपने या आपकी बिजनेस कम्युनिटी ने इस कोरोना वायरस से क्या सीखा है? हम कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बना सकते कि ऐसी सूरत हाल में चीन की तरह या मलेशिया की तरह हम बराह रास्त हुकूमत की तरफ ना देखें, हमारे बिजनेसेस के अंदर सर्वाइवल रेशो ऐसा हो, उनका एक बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा हो कि वो खुद से सर्वाइव कर सकें और हुकूमत को सपोर्ट कर सके? क्या ऐसा कुछ नहीं सोचा आप लोगों ने? जी 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 जी, देखिए मैं अर्ज कर दूं आपको, पहले तो ये चीज जहन में रख लीजिए, जो पाकिस्तान का एक्सपोर्टर है या जो पाकिस्तान का बिजनेसमैन है, जो पाकिस्तान का इंडस्ट्रियलिस्ट है, अगर आप जनरल बात कर रहे हैं, तो उसके लिए उसको दुनिया में कंपटीशन करना पड़ रहा है। उसकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं, चाइना है, इंडिया है, बांग्लादेश है, उनकी कॉस्ट कम है हमारे उससे। हमारी जो इनपुट कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है, हमारी एनर्जी। लेकिन आपके पास चॉइसेस ज्यादा हैं। बांग्लादेश के पास चॉइसेस कम है, कॉस्ट कम है, आप ठीक कह रहे हैं। आपके पास लेबर भी सस्ता है, आपके पास यूटिलिटी महंगी है ना, लेबर सस्ता है, नंबर वन, चॉइसेस ज्यादा है सर। आप अगर एक ही टाइप, अगर बांग्लादेश भी कपड़ा शर्ट बना के हमारी कॉटन से बेच रहा है, आप भी शर्ट भेजेंगे, महंगी नहीं बिकेगी। लेकिन अगर वो शर्ट भेज रहा है, फूड आइटम भेजेंगे, बिकेगा वैल्यू ऐड करके। देखिए, आप ये चीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि पाकिस्तान का जो एक्सपोर्टर है वो अपने जाती पैसे से जो है वो लैंड खरीद रहा है, अपना पानी जो है वो खुद खरीद रहा है, अपना जो एनर्जी है वो खुद डेवलप वो कर रहा है, बना रहा है, डीजल लेके जनरेटर के ऊपर चल रहा है। अगर आप वैसे बात करेंगे तो देखिए, पाकिस्तान का ताजिर भी मुश्किलात में, इंडस्ट्रियल भी मुश्किलात में। एक परसेप्शन है कि यहाँ पे तो कौन सा बिजनेस ऐसा होगा कि उसको अगर सही इन्वायरमेंट हो तो वो इंडस्ट्री अपनी बंद करे। वो यहाँ पे कराची में क्यों बंद हो गई इंडस्ट्री? तो कुछ चीजें तो प्रॉब्लम है ना, लेकिन ये कि हमें मिल के काम नहीं, मैं तो आपको कई एग्जांपल दे सकता हूं जी। यहाँ पे बहुत सारे बिजनेसेस यहाँ पे बने हैं, यहाँ पे फ्लरिश किए हैं, बहुत सारी आईटी कंपनीज है यहाँ पे बनी है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल नया टेल की दे देता हूँ। इस्लामाबाद की कंपनी है, इस्लामाबाद में बनी है, इस्लामाबाद में चली है जी, मिलियंस की वर्थ की कंपनी है। आपको मैं कई रियल एस्टेट बिल्डर्स की एग्जांपल दे देता हूं। दे वर नथिंग, उन्होंने यहां पे काम किया, यहां पे प्रोडक्ट बनाई, यहां पे बेची, कुछ नई अपने माइंडसेट को चेंज करके वो यहां पे बने, वो बड़े लोग हैं। मैं आपको मीडिया चैनल्स की एग्जांपल दे सकता हूं, मैं आपको कई हॉस्पिटल्स की एग्जांपल दे सकता हूं। मेरा कहने का मकसद सर ये है कि हमारा बिजनेसमैन भी तो थोड़ा सा रूटीन से, थोड़ा सा एक टिपिकल अप्रोच से हट के सोचे, एक स्टीरियोटाइप माइंडसेट से निकल के सोचे, थोड़ा सा हुकूमत को सपोर्ट करे, ये कहने का मकसद है। नहीं, देखिए, हुकूमत को तो सपोर्ट किया जाएगा, लेकिन बात यह है कि हमारी इन्वायरमेंट देखिए ना क्या है। जो हमारी इंडस्ट्रीज है, हमारी लिमिटेड एक वो है कि हमारी 4-5 बड़े सेक्टर, जी टेक्सटाइल हो गया, लेदर हो गया, कारपेट हो गया, सर्जिकल हो गया, वही लोग जो है ना वो और वो ना प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन हुई ना जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन। मैं ये बोल रहा हूँ कि डिजिटल की बात हो रही है तो हमें ऑनलाइन बिजनेसेस के ऊपर भी जाना है ना, हमें खुद भी हम चेंज कर रहे हैं। अब देखिए, आने वाले दिनों में जो डिजिटल लिटरेसी के ऊपर हमने प्राइवेट सेक्टर को, आप मुझे कितने हॉस्पिटल से देखिए कि प्राइवेट सेक्टर से किए सारे यहाँ पे कराची में, मेजोरिटी हॉस्पिटल जो है उनका कंट्रीब्यूशन जो है ना वो इंडस्ट्रीज का है। अब हमें बात करनी होगी डिजिटल लिटरेसी के ऊपर, ताकि हम कॉम्पीट कर सकें दुनिया से। अब इसको हमें अपने स्कूलों में इसको करना होगा कि आप डिजिटल लिटरेसी के ऊपर जाएं। हमें एक पूरी नस्ल तैयार करनी होगी, क्योंकि कोरोना के बाद की जिंदगी क्या सर इनिशिएटिव तो किसी को लेना होगा ना, कोई इनिशिएटिव भी तो लेगा ना। वही इमरान, आप वाली बात की सिर्फ हुकूमत की जानिब ही नहीं देखा जाना चाहिए, खुद से भी हमारी बिजनेस कम्युनिटी का, मैं ये नहीं कह रहा, इनका बहुत बड़ा किरदार है। ये लोग टैक्स देते हैं, इनके टैक्स से हमारा मुल्क चलता है, ये इदारे चलते हैं, लेकिन दूसरी जानिब अल्टीमेटली इन लोगों को कुछ ना कुछ तो इनिशिएटिव्स तो लेने पड़ेंगे ना। जो कोरोना के बाद सूरत हाल है, इसके बाद तो जी ये बताइए कि सोशल सिक्योरिटी जो जाता है, सोशल सिक्योरिटी WWF कितना EOBI, थोड़ा सा क्लियरली सुन नहीं पा रहे हैं साहब, दोबारा ये बात दोबारा कीजिएगा, सुन नहीं पा रहे, थोड़ा सा क्लियर बोलिएगा। मैं बोल रहा हूँ कि जो हमारा बिजनेसमैन है वो क्या
सोशल सिक्योरिटी नहीं हो देता है। सोशल सिक्योरिटी ये नहीं, हम तो कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं कि आप लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन सवाल जो करने का मकसद है कि हम जिस ब्रैकेट के अंदर खड़े हैं, क्या हमारा पोटेंशियल उतना ही है? पोटेंशियल बहुत ज्यादा है ना जी, उससे उस पोटेंशियल को हम एक्सप्लोर नहीं करते ना सर। मैं यही तो बात कर रहा हूँ आपसे कि हमारी और इसमें जो ये बिजनेस बॉडीज हैं, ये जो चेंबर्स हैं, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। दिस इज व्हाट आई वांट टू ट्राई। थैंक यू वेरी मच आगा साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी डिटेल में आपने हमारे सवालों का जवाब दिया। लेकिन मेरा कंसर्न अपनी जगह पे बहरहाल रहेगा, और वो है जब तक खुद आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके नहीं सोचेंगे। इन्होंने जो कि एग्जांपल दी, अब देखें आप करंट सिनेरियो के अंदर ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर दुनिया भर के अंदर मेडिकल इक्विपमेंट की जरूरत है, पाकिस्तान के अंदर हॉस्पिटल्स की जरूरत है। कितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो कि काम कर रहे हैं? नहीं है, बहुत कम है। हमेशा जब हॉस्पिटल की बात आती है गवर्नमेंट की तरफ देखा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आउट ऑफ द वे आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा जब सिचुएशन इस किस्म की है। बिल्कुल जी, और मेरे ख्याल में कोरोना से इसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई, इससे बहुत ज्यादा चीजें सीखी जा सकती हैं, की जा सकती हैं। मेरे ख्याल में हमें एक बताया जा रहा है, कोई और गेस्ट हमारे साथ जी लाइन पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, पीर सैयद लख्ते हसनैन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मुस्लिम हैंड्स के चेयरपर्सन हैं, और उसके अलावा ये मजहबी स्कॉलर भी हैं। उनसे हम बात करते हैं। जरा पीर साहब, कैन यू हियर मी सर? यस, आई एम लिसनिंग। बड़ी इफेक्टिव आपकी तंजीम है मुस्लिम हैंड्स, बड़ा इसका नाम है। कैसे काम कर रहे हैं कोरोना वायरस के अंदर? बड़ा चैलेंजिंग है इस वक्त तो। जनाब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपके तमाम नाजरीन को सामने मोहब्बत पेश करता हूँ, और आपको भी स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। यकीनन हम मुस्लिम हैंड को 26 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। यूके में इसका बेस है, और हम दुनिया भर में जहाँ पर भी मुस्लिम वर्ल्ड हो या नॉन मुस्लिम वर्ल्ड हो, जहाँ भी एमरजेंसी आती है हम पहुँचते हैं। सुनामी हो, वॉर्स हो, इसके अलावा फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, जितने भी डिजास्टर आते हैं, मैन मेड हो या अल्लाह ताला की तरफ से कुछ चीज़ हो, तो लेकिन ये एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट है। ये यानी पूरी दुनिया के अंदर बैक वक्त प्रॉब्लम का आना ये बहुत बड़ी आफत और बला है। फिर हम यूके के अंदर मौजूद हैं, यूके देश हमारा यहाँ पर है, तो मुस्लिम अगरचे मतलब 55 कंट्रीज में काम कर रही है, यानी उसके कनेक्शन मौजूद है, वहाँ नेटवर्क मौजूद है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम इस वक्त आई है यूके के अंदर भी पहली दफा हमने 26 सालों में 26 ईयर के अंदर ये देखा। फिर यकीनी बात हमारे लिए भी बहुत बड़ी आजमाइश थी। हम यूके जो हमारा कंट्री जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमारा बेस है, उसको देखें, फिर इंटरनेशनल को देखें, फिर जो नेटवर्क फैला हुआ है, सारे दोस्त जो इंटरनेशनल हैं वो भी इस बात की मुतमन्नी कि हमें भी कुछ मिले। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इस्तात के मुताबिक जो है अपना हिस्सा डाल रहे हैं। सबसे पहले हमने अपनी पॉलिसी के अंदर, अपनी स्ट्रेटजी के अंदर हमने यूके को रखा, हमारा फर्ज बनता। फिर उसके बाद हमारा मुल्क जो है वो नेचुरली जो ओरिजिनल वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हैंड्स के तकरीबन 225 स्कूल काम कर रहे हैं, तकरीबन 300 प्रोजेक्ट हैं पूरे मुल्क के अंदर फैले हुए हैं, और ये तकरीबन 60 के करीब डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुस्लिम हैंड इस वक्त काम कर रही है। तमाम सूबों के अंदर, हेडक्वार्टर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, पेशावर के अंदर, कोयटा के अंदर, कराची के अंदर, मीरपुर के अंदर, लाहौर के अंदर हमारे अपने सूबाई हेडक्वार्टर भी यहाँ मौजूद है। फिर नीचे जो है वो एरिया ऑफिस मौजूद हैं जहाँ हम काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम पाकिस्तानी कौम के साथ खड़े हुए हैं, और जहाँ तक कोरोना की इस मुसीबत का तल्लक है, हम अल्लाह के हुजूर ये दुआ करते हैं खिदमत के साथ साथ इस मुसीबत से जान छुड़ा दे। हम लड़ तो नहीं सकते इसलिए कि दुश्मन छुपा हुआ है, तो जब छुपे दुश्मन के साथ लड़ना, तो फिर जो कोई तलवार तो हाथ में है नहीं, ना उसके हाथ में ना हमारे हाथ में, हम उससे लड़ सके। इस पे एक विल पावर है, और अल्लाह के हुजूर दुआ करें। और इसके अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ गवर्नमेंट पाकिस्तान ने की, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर ने जो बहुत कोशिश की कि लोगों को टीच किया जाए, लोगों को बताया जाए कि चूंकि इसका कोई वैक्सीन तो है कोई नहीं आज तक, जिसका इलाज हो, बीमार है तो कोई वैक्सीन आ जाएगी, ठीक है, बंदा ठीक हो जाएगा। इसका सबसे बड़ी वैक्सीन जो है वो सोशल डिस्टेंस है, एक दूसरे से दूर रहे। हम भी यूके के अंदर इस वक्त मुझे 3 माह हो चुके हैं, ऑफिस का काम भी हम घर से कर रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान की आबादी बहुत बड़ी है, तो यहाँ पर इग्नोरेंस भी है, लोग तालीम इतनी नहीं रखते। फिर लोगों ने बड़ा अफसोस ये हुआ कि बिगिनिंग लोगों ने इसको केयर नहीं किया, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है। बिल्कुल पीर साहब, मैं इसी पर आपसे बात करना चाह रही थी। लोगों ने इसको उस तरह से सीरियस अभी तक नहीं लिया है जिस तरह से इसके बारे में सोचा जाना चाहिए या अमल दरामद करना चाहिए मुख्तलिफ SOPs पर जो गवर्नमेंट की जानिब से बनाए गए हैं। अच्छा, जब हम दीन इस्लाम की बात करते हैं, हमारा मज़हब इसको कहा जाता है कि दीन फितरत है। अब मुझे ये बताइएगा कि जो कुछ SOPs हैं, हिफाजत इकदाम हैं, वो तकरीबन वही चीज़ें हैं जो हमारा मज़हब हमें बताता है। जिस तरह से सफाई हमें सिखलाई जाती है हमारे मज़हब के अंदर,
5 वक्त वजू करना, साफ सुथरे रहना और इस तरह की दीगर चीज़ें जो अभी हमें अपनाना पड़ रही हैं इस वजह से। आप सर ये फरमाइएगा कि क्या रीज़न है हमारे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, जो कि कहा जाता है इस्लामी जमहूरिया है, यहाँ पर मुसलमान होते हुए भी बहुत सारे लोग जो हैं इन चीज़ों को समझने को तैयार ही नहीं है, सफाई की इंपॉर्टेंस को नहीं समझना चाह रहे हैं, कितना ये सीरियस इशू है इसको नहीं समझना चाह रहे हैं। उलमाए कराम से भी हेल्प लेने की कोशिश की है हुकूमत पाकिस्तान ने, लेकिन उसके बावजूद लोग सुनना नहीं चाह रहे हैं इस बात को। तो आप क्या कहते हैं फिर ऐसे लोगों के बारे में, क्या किया जाए ऐसा कि उनको बताया जा सके कि नहीं, इसको इस तरह से नहीं, प्लीज़ अब थोड़ा सा अपनी रूटीन जो है इसको तब्दील कीजिए और इसको इस तरह से हमें हैंडल करना है, टैकल करना है। बहन जी, सबसे बड़ा मसला यह है कि इस्लाम दीन फितरत, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। इस्लाम इंसान के लिए है और इंसान की जिंदगी की अहमियत सबसे पहले इस्लाम के लिए है। ये इस्लाम के असूलों में से है कि जितने भी असूल बने हैं ये सारे के सारे असूल इंसान की बेहतरी के लिए कुरान ने बनाए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अमल भी किया और उसकी तशरीह भी की और उसका रास्ता भी दिया और खुद अमल भी किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही फरमाया ना कि जब ताउन को इस किस्म की बीमारी फैल जाए तो आपने उस इलाके को सराउंड कर देना और उसको बंद कर देना, वहां का कोई बंदा बाहर ना निकले और बाहर वाला अंदर ना आए। ये तो अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले और आज की जो मेडिकल साइंस जो है वो बता रही है कैसे करें। आज जितने भी सोशल डिस्टेंस रखा जा रहा है, लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है, लोगों को बंद किया जा रहा है, शहरों को बंद किया। चाइना ने सबसे पहले क्या किया? अपने शहर को बंद किया, अपने इलाकों को बंद किया, लोगों को कई महीने तक घर के अंदर खाना पहुंचाया। अच्छा पीर साहब, ये बताइए कि थोड़ा सा ये जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है यूके के अंदर, बहुत सारे लोगों की डेथ्स भी हुई हैं, उसमें डेफिनेटली मुस्लिम्स भी होंगे, पाकिस्तानीज भी होंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट फरीज़ा उनके कफन दफन का जो इंतज़ाम है, नमाज जनाजा का जो इंतज़ाम है, एक तो कुछ उसके SOPs हैं व्हेन द पेशेंट इज़ ऑफ कोरोना वायरस का पेशेंट है उसके लिए, और फिर ओबियसली जब वो मुस्लिम है तो उसके लिए भी सर्टन यकीनी तौर पे जब हम उसे दफन करेंगे नमाज जनाजा होगी। आपकी तंजीम इसमें कुछ कर रही है? क्योंकि सुना है टेक्निकली बड़ी मुश्किलात आ रही हैं लोगों को SOPs के साथ चलना है। क्योंकि ये पहली दफा एक्सपीरियंस हुआ था हमें। पहले तो ये हुआ, गवर्नमेंट ने कहा कि चूंकि इस किस्म की बीमारी के बंदे का रहना जो है ये बीमारी को बढ़ा सकता है, तो यहाँ पर उन्होंने ये सोचा कि भाई क्यों ना जो लाशें हमको जला दिया जाए। मुसलमान वहां पर खड़े हुए, इवन हमारे MP जो है नाज शाह ने वहां पर करारदाद पेश की पार्लियामेंट के अंदर कि इस्लाम के अंदर तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप जला सके। हम अपने जो रिचुअल्स हैं उसके ऊपर कायम रहेंगे और हम एक्सेप्ट नहीं करते। गवर्नमेंट ने इस बात को एक्सेप्ट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर शुरू में एक और मसला ये बना कि चूंकि ये पहला एक्सपीरियंस था कि इस बीमारी के जो और कुछ ममालिक में ये हुआ भी है, कुछ इक्का दुक्का केसेस हुए हैं। हाँ, मुझे मालूम है, मेरे पास रिपोर्ट्स हमारे ऑफिस से भी आई हैं, श्रीलंका से आई हैं। तो ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर चूंकि ये भी एक्सपीरियंस पहली दफा हो कि भाई इस किस्म की बीमारी को बंदा फौत हो जाए, उसकी तजहीज और तकफीन, उसके गुस्सर का कैसे काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हैंड्स ने अल्हम्दुलिल्लाह PPE जो है हमने हांगकांग से मंगवाई और 100 मसाजिद को मुस्लिम हैंड्स ने ये सारे सूट वगैरह जो स्पेशल किस्म के होते हैं जिसमें लोगों को तजहीज और तकफीन और उनको बात करवाया जाता है, या वो मुस्लिम हैंड ने 100 मसाजिद को अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मुहैया किया। और इसके अलावा फिर गवर्नमेंट के भी SOPs आ गए कि भाई कितना डिस्टेंस रखना है, कितने लोग, तकरीबन 10 से 15 से ज्यादा किसी जनाजे में लोग नहीं जा सकते। तो गवर्नमेंट के क्या SOPs हैं मुस्लिम्स को, पाकिस्तानीज को लेकर इस वक्त तजहीज़ और तदफीन के हवाले से? हाँ, उस पर यह है कि आप जो है, वैसे तो उन्होंने गुस्ल से भी मना नहीं किया, लेकिन उलमा ने यह फतवा दिया कि आप गुस्ल ना दें और उसकी तकफीन करें और उसको अपना जो है कफन पहनाए उसको, फिर उस साथ जो है उसके ऊपर एक प्लास्टिक का बैग डालें और उसके ऊपर तयम्मुम करें। बाज लोग गुस्ल फिर भी कर रहे हैं, लेकिन उलमा ने फतवा दे दिया कि चूंकि इसके वायरस के फैलने का खतरा है तो आप उसके ऊपर ही जो है प्लास्टिक के बैग के ऊपर उसको तयम्मुम दे दें। फिर उसके बाद जब उसको लेकर आते हैं, फिर 15 से ज्यादा या 10 से 15 से ज्यादा अफराद जनाजा कामिल नहीं जा सकते। यहाँ पर असूल असल में यह है कि यहाँ हुकूमत की बात लोग मानते हैं। जैसे पहले आपने कहा ना कि हमारे यहाँ अवेयरनेस की कमी कह लें, मैं अवेयरनेस अब कभी नहीं रही है। जितने TV चैनल आप लोगों ने PTV ने जो किरदार अदा किया वो सामने है। अब मैसेज हर तक पहुंच चुका है, लेकिन लोग लापरवाह और केयरलेस हो चुके हैं।
ये जहालत की दहा है। लेकिन यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं। फिर जो है यहाँ पर जो पुलिस की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है, किसी की जरूरत नहीं है कि उसके खिलाफ जा सके। लेकिन अच्छा, हमारे यहाँ जी 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 पीर साहब, एक बड़ी बहस छिड़ी कोरोना वायरस के आने के बाद पूरी दुनिया में, और ख़ास तौर पर अगर हम यहाँ पाकिस्तान की बात करें, कहा यह गया बहुत सारे लोगों की जानिब से ये अज़ाब इलाही है, किसी ने कहा ये इम्तिहान है कुदरत की जानिब से। मैं सिर्फ मुख्तसरन आपसे ये पूछना चाहूँगी, मजहबी स्कॉलर होने के नाते आप क्या बताएंगे, ये जो इतनी बड़ी वबा, ये जो वायरस की शक्ल में आई है, इतने लोगों को मुतासर कर रही है, पूरी दुनिया का कारोबार ठप होकर रह गया है, सब कुछ जो जहाँ था वहाँ मुंजमद हो गया, तो कुदरत इससे हमें क्या सिखाना चाहती है, क्या बतलाना चाहती है, कुछ इस पर अगर आप रोशनी डाल सकें। कुदरत के देखिए, सबसे पहले तो ये कि वबा है, इस चीज के ऊपर तो अब तो छुपी बात न रही। जो चीज एक दूसरे से लग जाए और जिससे कोई चीज नजर भी ना आए तो एक वबा की शक्ल में, इसमें तो कोई शक नहीं, अब तो कोई बंदा रोक भी नहीं सकता। कई इसके अंदर थ्योरी आ रही है मेडिकल के लिहाज से भी, जियोलॉजिकल जो वॉर है, ऐसा हो रहा है, लीव दैट साइड। लेकिन एक वबा ऐसी है कि जिससे बंदे को एक दूसरे को वहां पर ये जरासीम मुंतकिल हो रहे हैं और नजर भी नहीं आते। वबा जरूर है और बला की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है, और यकीनी तौर पे एक इम्तिहान है पीर साहब ये। ठीक है पीर साहब, टाइम हमारा कम है थोड़ा सा। थैंक यू वेरी मच, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने हमें आगाह की। मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न था तजहीज़ व तदफीन के हवाले से कि इसके लिए क्या SOPs अपनाए जा रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात यह है कि जो ऐसे ममालिक हैं जैसे इंग्लैंड है या दीगर ममालिक हैं, वहाँ पर यकीनी तौर पर लोग समझते नहीं हैं, बट एक्चुअली ऐसे जो लोग हैं जैसे, या ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं मुस्लिम हैंड्स जैसी, इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एंड देन द पार्लियामेंटेरियंस जो हमारे पाकिस्तानी या मुस्लिम्स वहाँ पे मौजूद हैं, इवन उनका ताल्लुक किसी भी मुल्क से है, उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि वो इसको रियलाइज करवाएं, और उसमें कामयाब हुए हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी के ऊपर बहुत मुश्किल वक्त आसमा इस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज हम सिर्फ सोच सकते हैं, हम एक मुस्लिम मुल्क में रहते हैं, ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे तमाम अकलियतों को मजहबी आज़ादी हासिल है, लेकिन वहाँ पर जो शहर से दूर है, वतन से दूर है, कितना मुश्किल वक्त है उनके ऊपर। वी कैन जस्ट इमेजिन, हर हाल में आपको फॉलो करना है, और उसमें आप कोई अपनी मर्जी या इस तरह की चीजें नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान में हम इस तरह की बहुत सारी चीजें देखते हैं। गुल हमीद खान नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। गुल हमीद साहब, थैंक यू वेरी मच, लॉन्ग टाइम, कैसे हैं आप, खैरियत से? बड़े अरसे बाद आपसे ऑन स्क्रीन मुलाकात हो रही है जी, वेलकम। ये बताइए कि इस वक्त आपकी हुकूमत जिन चैलेंजेस का शिकार है और जिसके ऊपर हमें मुसलसल आगाही तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब खुद देने आते हैं, और हमें बड़ा अच्छा लगता है, कौम को बड़ा एतमाद मिलता है, लेकिन अभी तक अगर आप नहीं आ पाए तो एक पेज पे नहीं आ पाए, और वो सूबा सिंध के साथ नहीं आ पाए, कभी आप उनकी पॉलिसीज पहले और कभी वो आपकी पॉलिसीज पहले और बाद में इस तरह से चल रहा है, अपनाए जा रहे हैं, और पॉलिटिकल क्रेडिट्स की एक ऐसी जंग है अनसीन जो कि जारी है मुसलसल। कभी लोग सोशल मीडिया पे आपको कहते हैं आपने अच्छा किया, यानी कि मगजी हुकूमत को, और कभी मुराद अली शाह साहब के बारे में कहते हैं कि जिन्होंने बड़े अच्छे टाइमली इनिशिएटिव्स लिए। सिचुएशन चल क्या रही है, कुछ इंटरनल बताइए ना हमें। सर थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया। यू वेलकम। सबसे पहली बात तो ये है कि ये वो अभी जो मौजूदा जो पोजीशन है, इस पोजीशन में ये एक ऐसी वबा अल्लाह की तरफ से फूट पड़ी है कि जिसके लिए पूरी कौम को मुतहद होना है। उसके लिए ना मुस्लिम लीग नून ने, ना PTI ने, ना कौम तो मुतहद है, पॉलिटिशियंस नहीं है किसी पार्टी ने। देखिए कौम में ही सारी पार्टी के जो लोग हैं, यही सारी हमारी कौम के लोग हैं ना। तो मैं यही कहूंगा कि इस वक्त जितने भी इनिशिएटिव जो है लिए हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने, वो बड़े जबरदस्त भी हैं, स्टेप बाय स्टेप, और उसमें कहीं भी इन्होंने ये क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की है कि मैंने क्रेडिट लेना है कि मेरी पार्टी ने। इस वक्त पाकिस्तान माशी तौर पे बहुत कमजोर हो चुका है, और पहले भी जब ये मुल्क उनको मिला था तो बहुत ज्यादा जो है ना माशी तौर पे खत्म था। अब जो इमरान खान साहब ने 1.5 साल में पीछे मेहनत करके इसको एक पटरी पे चढ़ाने की कोशिश की, और ऊपर से ये अज़ाब इलाही आ गया। अभी ना तो सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने आप को ये लॉकडाउन करने के लिए PTI को शो कराए, और ना PTI को ये चाहिए कि PTI कहे कि जी नहीं वो पीछे रह जाए। तो मैं तो ये कहूंगा कि जो भी काम अच्छा कर रहा है वो अवाम बड़ी अवेयर है। आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया ने लोगों को बड़ा अवेयर कर दिया है। लोग देख रहे हैं कि कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कहाँ पे जो है ना खांचे हैं, किन लोगों ने राशन में पैसे कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये तो अवाम बिल्कुल देख रहे हैं। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि सभी मिल जाएं और फिर मिलकर जो भी काम कोई कर रहा है, अगर कोई एक जमात जो है वो बेहतर काम करे तो दूसरी जमात भी वही काम करे, कम से कम एक जैसी पॉलिसी तो हमें दिखाई दे ना, ताकि अवाम ये जो कश्मकश में रहते हैं, जब फैसला कोई अनाउंस किया जाता है वफाक की जानिब से तमाम सूबों के वज़राए आला को बिठाने के बाद, उस फैसले के अगले दिन हम देखते हैं कि सिंध के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है और उसमें कहा जाता है कि नहीं जी वफाक तो किसी और जानिब जा रही है, हम तो उस जानिब जाना ही नहीं चाहते।
नहीं देखिए, मैं यही तो बात अभी कह रहा हूँ कि अभी किसी भी पार्टी को कोई भी हो जाएगी, सबसे पहले पाकिस्तान है। और ये वो वक्त है कि जिस वक्त के अंदर पाकिस्तान जैसे कमजोर मुल्क, पाकिस्तान का वो गरीब मुल्क है जिसके जो टोटली कर्जों पे चल रहा है, जिसकी मईशत बिल्कुल कमजोर है, अभी तो हम लोगों को एक बंद मुट्ठी की तरह सारे सूबों को इकट्ठा होकर चलना है। और जब एक पता है ये सूबों को इकट्ठे होकर जो चलना है और जो नहीं चल पा रहे हैं, इसमें जो भी वजह है, इस वजह को दूर करने के लिए पीटीआई ने क्या किया है? क्योंकि कहा जाता है वफाक तो मौत की तरह है, उसको सबको साथ लेकर चलना है, तो पीटीआई ने क्या किया कि मजादात, गलतफहमियां दूर हो? देखिए, पीटीआई ये भी तो नहीं कर सकती कि जिन चोरों को पीटीआई ने पकड़ा हुआ है और जिनके जो है ना केसेस हैं और नैब के अंदर उन्होंने नैब ने उनको अरेस्ट किया हुआ है, अब अगर वो ये कहें कि उन केसेस में हम लोगों को बरी कर दे पीटीआई और पीटीआई की गवर्नमेंट, तो ये तो हो नहीं सकता। अच्छा गुलमीत भाई, ये बताइए, पैसा है और आवाम का पैसा जो है ना, वो आवाम के पैसा जो है ना, नैब एक खुद मुख्तार इदारा है, उसने इनसे लेना है। अच्छा ये बताइए, ये जो पॉलिसीज बन रही हैं, इसमें स्टेक होल्डर्स के साथ कोई मशवरे हो रहे हैं? ये सवाल मैंने इसलिए किया है कि आपकी गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है उसके मुताबिक एसओपीज आए हैं ट्रांसपोर्टर्स के लिए, उस पर आपने उन्हें कहा है जी कि पेट्रोल कम हुआ है तो किराया भी कम करें, सोशल डिस्टेंसिंग भी रखें और इंटरसिटी प्रोविंशियल जो ट्रांसपोर्ट है उसको खोल दें। आपका ताल्लुक भी है बड़े, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ जो ट्रांसपोर्टर कम्युनिटी है, कुछ आप बड़े आपके उनके दोस्त भी हैं आपके, तो ये एसओपीज के तहत अब ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी ये कहती है कि जी हम कैसे 70% खसारे में गाड़ियां चलाएं, डिस्टेंसिंग भी रखें, किराए भी कम कर दें, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो वो कहते हैं हम इस कॉन्टेक्स्ट में हम नहीं खोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट। तो ये क्या स्टेक होल्डर से गवर्नमेंट ने नहीं पूछा पहले जब पॉलिसी बना रही थी? इसमें जरा कुछ बताएं ना हमें। नहीं सर, देखिए स्टेक होल्डर जितने भी उनके साथ भी जो है ना मशवरा किया जा रहा है, चारों वज़राए आला जो उनको भी पांचों को बिठाया जाता है, उनसे सबके साथ जो है ना मशवरा होता है। और जितने भी आपके जैसे जो है ना, अगर आजकल गंदम और चन्ना और इस फसल की कटाई का सीजन है, तो उसमें जो है ना वजीर खुराक साहब अलीम खान साहब हैं, वो भी कंसर्न है और वो भी बैठते हैं इन फैसलों में। इसी तरह ट्रांसपोर्ट के जो वजीर ट्रांसपोर्ट है वो होते हैं, सारे जितने भी हमारे स्टेक होल्डर हैं उनके साथ क्यों है फिर? बाद में जब बाहर जाते हैं मीटिंग्स के बाद, अनाउंसमेंट के बाद, उस वक्त सर इख्तलाफ क्यों सामने आता है? मतलब वो लोग बाहर जाके कुछ और मशवरा कर लेते हैं फिर जो अंदर बात नहीं कर सकते। देखिए आप लोग माशाल्लाह खुद जो है ना मीडिया के हैं, आप देखेंगे जब प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वहाँ पे सब कहते हैं जी कि सारे सूबे जो है ना और सब लोग जो है मुत्तफिक हैं। अगर यहाँ से फिर चले जाते हैं इस्लामाबाद से, जब कराची पहुंचते हैं वहाँ जाके उसी 2 घंटे बाद जो है ना उनका कोई स्पोक्स पर्सन आके जो है ना वो नहीं। तो सर इसकी वजह ही तो पूछ रहे हैं हम आपसे, आपको तो पता होगा ऐसा क्यों किया जा रहा है? अभी देखें वो उसकी वजह यही है कि एक कामयाब जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर को खामखा खराब करने के लिए उनकी जो पॉलिसीज हैं, उन पॉलिसीज को जो दुनिया हरा रही है इमरान खान साहब की पॉलिसीज को। कोविड के हवाले से तो डेफिनेटली बहुत अच्छा दुनिया अप्रिशिएट करी, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो ट्रांसपोर्टर का मसला है, इस पर जरा थोड़ी सी मैं आपकी जाती राय भी चाहता हूँ कि बाजार जो बात ट्रांसपोर्टर कर रहा है वो हमें थोड़ी सी समझ आती है कि जी हम अगर सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, 2 की जगह फॉर एग्जाम्पल एक अगर 70 सीट की गाड़ी है वो 35 सवारियां लेके जाएगी उसी डीजल को खर्च करते हुए, उससे आप किराया भी कम करने को कह रहे हैं, उससे आप सवारियां भी कम ले जाने को कह रहे हैं, तो उस बेचारे का खसारा तो बहरहाल बनेगा, फॉलो करनी है, खसारा तो बहरहाल बनेगा। सर देखें 20% जो उनको कहा है कि जी किराया कम करें, उसके साथ पेट्रोल डीजल भी उनका थोड़ा सस्ता हो गया, लेकिन साथ जो एसओपी दिए गए हैं कि जो आपके पास सैनिटाइजर जो है ना वहाँ पे होंगे मौजूद, बंदे ने मास्क पहना होगा और उसके बाद उसका टेम्परेचर चेक किया जाएगा, उसका टेम्परेचर चेक किया जाएगा। अगर एक बंदा बीमार है, खांसी उसको आ रही है शदीद, उस बंदे को एंटर नहीं, सफर नहीं करने दिया जाएगा। अगर वो इन एसओपी पे जो है ना वो अभी ये भी वो नहीं किया कि जी आपने एक सीट खाली छोड़नी है और एक ये साथ वाली पे जो है ना एक बंदा बिठा के, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ आपके ख्याल में ये तजादात दूर हो जाएंगे कुछ दिनों में? बिल्कुल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे और ये दूर होंगे तो तभी ये सिलसिला चलेगा, वरना रोजाना कोई ना कोई जो है ना मसला क्रिएट करते बस आप जैसे लोगों की मुशावरत के अंदर बहुत जरूरत है हुकूमत को, जो बड़ी मुतदिल बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया, हमारे साथ मौजूद थे। गुलामीद नई साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, इमरान खान साहब के बड़े करीबी दोस्त भी हैं और इनका ताल्लुक भी मियाँ वाली से है और मियाँ वाली की पॉलिटिक्स में भी बड़े एक्टिव रहे हैं। खैर थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। सरदार तनवीर इलियास साहब हमें ज्वाइन करें, चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं पंजाब के और ख़ुद एक बहुत बड़ी कारोबारी शख्सियत भी हैं पाकिस्तान की, मुसलसल हमारे शोज़ के अंदर आते भी आप इनको देख रहे हैं। तो आज भी ज़रा हमने जहमत दी है सरदार साहब को इनसे बात करें। सरदार साहब थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह इमरान साहब बड़ी मेहरबानी। ये मॉल्स के हवाले से बड़ा टाइम लगा चीजें करने में, आप तो खुद हुकूमत का हिस्सा है और आप खुद ओबियसली एक बिजनेस को समझते भी, एक बिजनेस का भी हिस्सा है, तो ये जितना टाइम लगा ये इतना टाइम लगना ठीक था? हालांकि एसओपीज तो पहले तय हो जाने चाहिए थे। मॉल्स को खोलना, मार्केट्स को खोलने की निस्बत थोड़ा टेक्निकली ज्यादा आसान मामला था। मॉल्स में जरा ट्रैफिक इजीली कंट्रोल होता है, ह्यूमन ट्रैफिक की हम अगर बात करते हैं तो। डोंट यू थिंक ज्यादा डिले, अनयूजुअल, अननेसेसरी डिले हुआ इस मामले में? डू यू थिंक?
जी, आपका सवाल बड़ा वैलिड है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें असल में जो अननेसेसरी डिले नहीं था, क्योंकि हम ये पहले भी कह रहे थे कि गवर्नमेंट जिस तरह लॉकडाउन की तरफ गई थी, ग्रेजुअली गवर्नमेंट ने डिसीजन लिए थे कि फौरी तौर पर लॉकडाउन नहीं किया गया, जिससे पैनिक क्रिएट होता कि लोगों के लिए मुश्किलात होती। तो जब मार्केट की खोलने के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने डिसीजन किया, तो उसमें भी चूंकि कुछ आरा ऐसी थी कि चूंकि शॉपिंग मॉल के अंदर रश ज्यादा होता है, तो पहले लोगों का बिहेवियर देख लिया जाए, पहले हम अपने मार्केट के ट्रेंड देख लें। तो मेरा ख्याल है मार्केट खुल गई है और अब उससे गवर्नमेंट को ये एहसास हुआ है और हमने ये देखा है, हमने ये ऑब्जर्व भी किया है। और जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स भी आए हैं कि चूंकि छोटी मार्केट के अंदर रश ज्यादा है, क्राउड ज्यादा हो रहा है, तो शॉपिंग मॉल चूंकि कंपैरेटिवली बड़ी जगह है तो उसके अंदर लोग स्प्रेड हो जाते हैं, और मॉल जब खुलेंगे तो छोटी मार्केटों के ऊपर से कुछ दबाव कम भी होगा। और गवर्नमेंट इसके ऊपर भी आज हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो पंजाब में डिसीजन कर रही है। अच्छा, इसमें एक बड़ा अहम नुक्ता है सरदार साहब, सॉरी टू कट यू, एक मॉल्स जहां पे खुले हैं, यानी कि खुली जगह है आपने कहा, दूसरी जाने मॉल्स कम भी हैं। मॉल्स तादाद में आपको मालूम है इस्लामाबाद के अंदर गिने चुने 2-3 मॉल्स हैं, इसी तरह रावलपिंडी का भी सिलसिला है, गिने चुने 2-3 मॉल्स हैं। और कल हमारी यासिर इलियास साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मॉल में और शॉपिंग मॉल में फर्क है, शॉपिंग सेंटर में फर्क है। जो शॉपिंग सेंटर है वो मॉल्स एसोसिएशन के अंडर नहीं आते हैं, यानी कि उन पे वो एसओपीज नहीं लगेंगे जिनको मॉल्स एसोसिएशन कमिट करेगी। तो ये मॉल्स का कम होना और फिर मॉल ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, अंदर एसी होता है, साफ सुथरा माहौल होता है, डोंट यू थिंक कि आवाम ज्यादा जाएगी, चांद रात आ रही है, मैनेज कर पाएंगे आप लोग गवर्नमेंट? देखिए, उसमें बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि शॉपिंग सेंटर और मॉल एसोसिएशन सेपरेट हैं, लेकिन उसके बावजूद हम ये समझते हैं कि मॉल जितने भी हैं इस वक्त जो इनकी एसोसिएशन है, जो उन्होंने हमें फिगर दिए हैं, अपनी जो इन्फॉर्मेशन दी है कि इन मॉल्स के अंदर थर्मल कैमरे और सीसीटीवी इंस्टॉल हो गए। तो थर्मल कैमरे इंस्टॉल होने से ये है कि किसी का अगर फीवर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो ये लोग स्कैन होते जाएंगे। और मॉल एसोसिएशन ये भी कह रही है कि उन्होंने स्ट्रांग एसओपीज बनाई है, क्योंकि वो ये कोई रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो कोई ऐसा रिस्क ले सके। तो गवर्नमेंट ने इसको कंसीडर करते हुए आज हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है पंजाब में, आप देख रहे हैं कि वो दिन भी बढ़ाने पे आज डिसीजन करने जा रहे हैं और इसके आवर भी बढ़ाएंगे चूंकि मार्केट के अंदर, ताकि रश को रिड्यूस किया जाए। बिल्कुल, मैं ये इसी टाइमिंग के हवाले से बात करना चाह रही थी कि जो वक्त दिया गया है 9 to 5, इससे आप लोगों ने एग्री कर लिया है? आपने कह दिया कि ठीक है जी 9 to 5 ही तमाम जो शॉप्स हैं मॉल्स के अंदर वो खोली जाएंगी, या आप भी चाह रहे हैं जिस तरह से बाकी मार्केट के जो लोग हैं उन्होंने ये मुतालबा किया है, बाकी ताजिरों ने, कि नहीं जी रात के वक्त भी यानी अफ्तार के बाद 24 घंटे भी जाए? 24 घंटे आप नहीं समझते कि अगर 24 घंटे होगा तो इस तरह से जो रश एकदम से आ जाता है कि नहीं जी ये महदूद 4-5 घंटे हैं, इनके अंदर हमें शॉपिंग करनी है, सब लोग एकदम बाहर निकल आते हैं। अगर 24 आवर्स के लिए ये हो जाएगा तो फिर कम लोग एक वक्त में बाहर आएंगे। कम पड़ेगा। देखिए, इसमें यह है कि जो ट्रेडर्स हैं उनकी कोई रिक्वायरमेंट ऐसी हमारे पास आ रही थी कि वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि जो सुबह के अर्ली आवर्स हैं, रमजान में लोग बाहर नहीं जा सकते, नॉर्मली रमजान में लोग 12-1 के बाद शॉपिंग के लिए निकलते हैं, फिर अफ्तारी का टाइम हो जाता है। तो ये ओवरऑल एक्टिविटी जो हमारी ट्रेड यूनियन है, ट्रेडर्स हैं, रिटेलर्स हैं, उनकी जितनी भी एसोसिएशन है उनकी डिमांड आ रही है गवर्नमेंट के पास, तो उसी को कंसीडर करते हुए आप ये देखेंगे कि जो पंजाब का ट्रेंड है वो फेडरल में भी वही फॉलो होता है। जो पंजाब में डिसीजन हो जाएगा, वफाक में और केपी में आपको पता है सेम गवर्नमेंट है, पीटीआई की गवर्नमेंट है। डिसीजन पहले पंजाब ले रहा है फिर वफाक ले रहा है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, हम ट्रेंड की बात कर रहे हैं, ये रिटेलर्स के हवाले से जो बड़ी मार्केट पंजाब के अंदर है, और वफाक ने पंजाब को ये लिबर्टी दे ले सकते हैं। तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट को वफाक ने ये कहा था कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में कि जी आप डिसीजन ले सकते हैं। उसको कंसीडर करते हुए आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान, एपी और प्रोविंशियल जो हमारी पंजाब की गवर्नमेंट है वो डिसीजन ले रही है। आवर के हवाले से आपने जो पूछा बिल्कुल सही है कि अब गवर्नमेंट इसको कंसीडर कर रही है कि आवर भी बढ़ाए जाएं, और जो 3 दिन का है कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे वो भी लोगों को अलाउ किया जाए, ताकि मार्केट के अंदर चांद रात तक लोगों को ये आसानी उभराए कि वो शॉपिंग कर सकते हो। और जो रिटेलर हैं क्योंकि उनके लिए भी ये बड़े कीमती दिन होते हैं अपनी बिजनेस के हवाले से, तो उनको भी ये सहूलत हासिल रहेगी कि चूंकि पिछले 3 माह से लोग ऑलमोस्ट बिजनेस नहीं कर पा रहे, तो ताकि वो भी कर सके और आम आदमी भी अपनी जरूरियात की चीजें खरीद सके। आपकी जाती राय क्या है ये जो 24 घंटे वाला फैक्टर है इसको लेकर, क्योंकि आप खुद आप कारोबार को भी समझते हैं, आपको नहीं लगता कि 24 घंटे खोल दें, लोग वैसे रमजान में सोते तो सरदार साहब है नहीं, तो लोग मुख्तलिफ औकात में शॉपिंग करें, जैसे आसपा ने कहा बर्डन कम होगा मार्केट्स के ऊपर? बिल्कुल मुमकिन है कि इसको गवर्नमेंट शहरी तक जो है ना कर लेगी, एक आध दिन में मेरा कल तक हमारा डिसीजन आ जाना चाहिए,
तो शायद ये जो है ना सारी तक इनकी टाइमिंग इनको मिल जाएगी। ठीक। अच्छा, जहाँ बहुत सारी दीगर बातें हुई हैं सरदार साहब, मैं ये पूछना चाहूंगी, एक खातून होने के नाते, एक माँ होने के नाते, मैं मार्केट्स में जो सूरत हाल देखती हूँ, बहुत सारी ख्वातीन अपने तमाम के तमाम बच्चे जो हैं वो उठा के मार्केट के अंदर ले आती हैं और फिर जवाब ये पेश करती हैं। मैंने भी एक दो लोगों से कहा कि बच्चे आपके साथ क्यों, तो उन्होंने कहा नहीं जी इसका जूता लेना है, फिर घर जाएंगे तो साइज का प्रॉब्लम हो जाएगा, नाप का प्रॉब्लम हो जाएगा। आप मुझे बताएं कि जब मॉल्स के हवाले से यहाँ पर डिस्कशन हुआ है, कोई ऐसी बात हुई कि ऐसी फैमिलीज जो बेजा आ रही हैं, जमघटे बनाकर लोग आ रहे हैं, उनको रोका जाएगा, दाखिला नहीं होने दिया जाएगा, और ऐसी फैमिलीज जो बच्चों के साथ आ रही हैं उनके लिए भी कोई आपको अहकामात दिए गए हैं? जैसे कि पिछले दिनों हमने देखा कि इस्लामाबाद का जो एक बड़ा मॉल है वहां पर एक फीस रख दी गई थी कि अगर आपको एंटर होना है मॉल के अंदर तो आपको इतने रुपए देना पड़ेंगे। उससे हमने देखा था कि रश बहुत कम हुआ और जो बिला जरूरत लोग घूम रहे होते हैं वो नहीं आए। तो कुछ ऐसा प्लान है आपका? देखिए, इसमें यह है कि माल के अंदर जो एंट्री होती है और एग्जिट होती है उसको कंट्रोल करना, मेंटेन करना बहुत इजी होता है। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट की इस वक्त पॉलिसी है कि लोगों को मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस दी जाए कि वो अपनी लाइफ को और अपने बच्चों की लाइफ को रिस्क में ना डालें, बच्चों को लेके बाहर ना निकलें, क्योंकि बच्चे और बूढ़े वो लोग हैं कि जिनका इम्यून सिस्टम कंपैरेटिवली वीक होता है। और ये चूंकि एक फ्लू, और जब फ्लू बॉडी के ऊपर अटैक करता है तो अगर आपका इम्यून स्ट्रांग नहीं है तो उसके असरात ज्यादा हो सकते हैं। तो हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मॉल्स को भी हमने ये कहा कि लोग अगर फैमिलियां बच्चे लेके आती है तो उनको डिस्करेज करें, उनकी एंट्री ना होने दें। और इसी तरह आम लोगों से भी ये अपील करते हैं कि आप अपनी शॉपिंग जरूर करें, आप अपनी जरूरियात की चीजें जरूर लें। मॉल्स के अंदर आपने देखा कि इस दौरान ग्रोसरी स्टोर, बुक शॉप या चॉकलेट या ऐसे आउटलेट थे वो खुले थे, रेस्टोरेंट के टेक अवे भी थे, लेकिन बच्चों अच्छा, सरदार साहब ये एक कीमतों का बड़ा मसला होता है, तो उनको डिस्करेज करना चाहिए। ईद आते हैं, हम मेरे जैसे लोग तो ईद पे वैसे रोते रहते हैं कि कुर्ते बड़े महंगे हैं, जूते बड़े महंगे हैं। तो इस दफा तो जो ये दुकानदार हैं काफी अरसे से चूंकि दुकानें बंद हैं तो इस दफा तो मुंह मांगे दाम ले रहे होंगे, पूरा करने की कोशिश करेंगे। कोई मार्केट्स के ऊपर कंट्रोल है, कोई प्राइस कंट्रोलिंग अथॉरिटीज काम कर रही है? ये उल्टा ना हो जाए कि लोग लेने जाए और बेचारे ले ना पाए। इमरान हसन साहब, इस वक्त मेरा ये ख्याल है कि हम सबको जो रिटेलर के साथ सिंपैथी है, जो कंज्यूमर की मार्केट है, कंज्यूमर जो चाहेगा मेरा ख्याल है उसको उसकी प्राइस के ऊपर मिल जाएगा। क्योंकि ये लोग पिछले 2-3 माह से आपने देखा कि कुछ कर नहीं पाए, ना ये उस तरह की चीजें प्रोडक्शन हो सकी है, ना चीजें ला सके। तो बहुत सारे लोग हैं कि उनके बिजनेस जो है वो बिल्कुल जमीन के साथ लगे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त एक्सेसिव प्रॉफिट कमाने का कोई मार्केट में ट्रेंड नहीं होगा। हर आदमी ये चाहेगा कि उसका गुजारा हो सके, उसके बच्चों का पेट पल सके। तो मेरा ख्याल है उसकी लोग स्ट्राइविंग करेंगे, उससे ज्यादा की किसी को नहीं करनी चाहिए। हमारा मजहब भी मना करता है और एथिक्स भी ये नहीं है कि कोई ऐसी कोशिश करे। चलें, बी विजिलेंट जी, हम अप्रिशिएट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की एफर्ट्स को। बड़ा अच्छा काम आप लोग करें, अल्लाह करे कि हम इस मुसीबत से जल्द निकले। बहुत शुक्रिया सरदार तनवीर साहब, आपके वक्त के लिए। आप हमारे साथ मौजूद थे। हमारी आज की ट्रांसमिशन का जो वक्त है नाज़रीन वो खत्म हो रहा है, लेकिन आज हमने बहुत सारी अभी ट्रांसमिशन में मैं 1 घंटा हूं के हवाले से बातें की हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी थी आवाम की इंफॉर्मेशन के लिए भी। खास तौर पर वो खातीन, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जो बहुत सारे बच्चे लेके, भांजे भतीजे लेकर भी मार्केट में पहुंची हुई होती है, तो प्लीज, क्योंकि ये जो वायरस है ये बूढ़ों को और बच्चों को ज्यादा मुतासिर करता है, क्योंकि इनमें कुव्वत मुदाफित जो है हमारे मुकाबले में बहुत कम होती है। तो प्लीज आप इनका ख्याल करें। और ईद के दिनों में नौजवान भी बहुत जाते हैं। और एक और मशवरा ये है, जहाँ बहुत सारी तजावीज़ हैं, वो ये है जैसे आप महंगाई के हवाले से पूछे थे कि इन दिनों में तो सेल लग जानी चाहिए सारी चीजों। आई विश जी आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं। और नौजवान बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर जाते हैं इन दिनों में चांद रात बनाने। तो आपसे भी गुजारिश है घर पे रहिए, वापस कोरोना ना ले जाएगा अपने साथ। इसी नोट के ऊपर फॉर द टाइम बीइंग ट्रांसमिशन में एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मैं यहीं पे हूँ, वापस आते हैं, रास्ता भी आए थे यहीं पे, वापस आते हैं जी ब्रेक के बाद।